नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। अर्थराइटिस यानी गठिया की समस्या आज काफी ये आम हो चुकी है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 180 मिलियन लोग अर्थराइटिस से जूझ रहे हैं और इसके साथ ही ये बीमारी पुरुषों की तुलना में महिलाओं में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। डॉक्टर्स भी अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि अगर अर्थराइटिस का इलाज सही वक्त पर नहीं हुआ तो मरीज में दूसरी बीमारियां होने का खतरा बढ़ सकता है। ये सभी फैक्ट्स अर्थराइटिस की गंभीरता को बयां करते हैं। आज जरूरी है कि लोगों को इस बीमारी की ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए ताकि हम सभी इसको लेकर सतर्क रह सकें। अगर कभी आपके आसपास कोई इस बीमारी का शिकार हो जाए तो उसे एक अच्छा और बेहतर इलाज मिल सके। अर्थराइटिस और उसके उपचार के बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संदीप गुप्ता जी। डॉक्टर संदीप गुप्ता ने वायुसेना में 25 साल सेवा की और फिर वीआरएस लेने के बाद डॉक्टर गुप्ता ने अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ में वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में 2 साल पहले ज्वाइन किया। डॉक्टर संदीप गुप्ता का ऑर्थोपेडिक्स में 20 साल से ज्यादा का अनुभव है। उन्होंने 1994 में एमबीबीएस और 2001 में एमएस ऑर्थोपेडिक्स आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे इंडिया से पूरा किया। डॉक्टर गुप्ता को 4000 से ज्यादा सफल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का अनुभव है। जी हां, डॉक्टर गुप्ता 500 से ज्यादा रिवीजन सर्जरी और जटिल घुटने, कुल्हे, कंधे और कोहनी प्रत्यारोपण सर्जरी कर चुके हैं। डॉक्टर गुप्ता कंप्यूटर और रोबोट के जरिए नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी भी कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने कनाडा और न्यूयॉर्क के कई बड़े संस्थानों से ट्रेनिंग हासिल की हुई है। तो डॉक्टर संदीप गुप्ता जी, आज के हमारे खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर संदीप, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आखिर अर्थराइटिस है क्या और ये किस तरह की बीमारी है। आर्थराइटिस, जिसको आम भाषा में हम गठिया कहते हैं, ये जोड़ों के दर्द होता है और इसमें सूजन आ जाती है। धीरे धीरे अकड़न भी हो सकती है, आपको चलने फिरने में आपको दिक्कत होती है। रोजमर्रा के जो काम करते हैं आप, जैसे सीढ़ी चढ़ना है, नीचे पलथी मार के बैठना है या चौकड़ी लगा के बैठना है, या जैसे लोग इंडियन टॉयलेट यूज करते हैं, ये सब चीजों करने में दिक्कतें आने लगती हैं और धीरे धीरे ये बढ़ती जाती है। कब जैसे आप 5 किलोमीटर चलते थे, धीरे धीरे आप 3 किलोमीटर चलेंगे, 2 किलोमीटर, फिर आप घर ही में बन जाते हैं। तो धीरे धीरे ये प्रोग्रेस होती है। गठिया जो है बहुत स्लोली प्रोग्रेस होता है, सालों साल लग जाते हैं इसको प्रोग्रेस होने में। जो इस तरह की बीमारी को गठिया आर्थराइटिस कहते हैं। डॉक्टर संदीप, कहा जाता है कि अर्थराइटिस जो है वो कई तरह के होते हैं। आज हम आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर अर्थराइटिस कितने तरह के होते हैं। जी हाँ, आर्थराइटिस अनेक प्रकार के होते हैं। मुख्य तौर पर ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है और एक होती है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जिसमें बहुत सारी और आर्थराइटिस आती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो होता है, जो हमारे जोड़ होते हैं, जोड़ों में, ये हमारा जोड़ है, जोड़ों में ये कार्टिलेज होता है जो सफेद कलर का है जी। ये धीरे धीरे घिस जाता है किसी चोट की वजह से, या आपका जो अलाइनमेंट है, बॉडी का अलाइनमेंट है, जो वेट बेयरिंग होती है जिसे हम कहते हैं, वो अगर टेढ़ा है तो धीरे धीरे एक तरफ आपका कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाएगा जी। इसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। और इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जो होती है वो बहुत तरह की होती है, जिसमें सबसे कॉमन जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जो महिलाओं में। ये आर्थराइटिस कम उम्र में शुरू हो जाती है और बहुत सारे जोड़ों में होती है, ना कि सिर्फ घुटनों में, आपके कूलों में, कमर में, छोटे हाथ की उंगलियों में। जैसे सुबह उठ के आपको सूजन आ जाती है, मुट्ठी बंद करने में तकलीफ होती है, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होता है। फिर और एक तरह की आर्थराइटिस होती है जिसे एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। ये पुरुषों में ज्यादा होती है, कम उम्र में, 20 साल 18 साल की उम्र में शुरू हो जाती है। इसमें कूल्हे की आर्थराइटिस ज्यादा होती है और नीचे बैठना, लैट्रिन के लिए और सीढ़ी चढ़ना, इस सब चीजों में दिक्कत आती है। कभी कभी कुछ मरीज आते हैं हमारे पास जो खड़े खड़े लैट्रिन करते हैं, या फिर वो बैठ ही नहीं सकते, सिर्फ या तो लेटते हैं या फिर खड़े रहते हैं, तो बैठ ही नहीं सकते। ऐसे ऐसे उनके कूल्हे अकड़ जाते हैं। और एक होता है गाउटी आर्थराइटिस, जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है जब शरीर में, उसकी वजह से होता है। तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आ जाते हैं जिससे सूजन आ जाती है। ये घुटनों में और पांव की उंगलियों में ज्यादा हो जाती है। और एक तरह की आर्थराइटिस है सोराइटिक आर्थराइटिस, जिसमें स्किन की प्रॉब्लम्स होती है। जिन लोगों को सोराइसिस होता है उनमें भी 7 से 10% लोगों में सोराइटिक आर्थराइटिस होती है। और भी बहुत तरह की आर्थराइटिस इस तरह होती हैं।
आपको। जी, आपने ये बात बहुत अच्छी बोली कि अगर घर में पहले से किसी को इस तरीके की कोई बीमारी है तो खासतौर पर जो युवा लोग हैं उनको खासतौर पर ध्यान देना चाहिए और वक्त रहते अपने चेकअप जरूर करा लेना चाहिए। डॉक्टर संदीप, आपने लक्षणों के बारे में विस्तार से बताया, बहुत अच्छे से समझाया। उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं उनको समझ में आया होगा। इसके अलावा इसकी होने की सबसे बड़ी वजह क्या है, ये कैसे और क्यों होता है, जरा इस पर भी प्रकाश डालिए। जी हाँ, जैसे मैंने बताया कि आपके घर में किसी को है तो इसका मुख्य कारण है हेरिडिटरी। तो आपके किसी के माता पिता या परदादा किसी को भी आपकी फैमिली में है तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको इसके लिए आपको बहुत जागरूक रहना है और इसके लिए सतर्कता बरतनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर होता है वो मोटापा होता है। आजकल का जो लाइफस्टाइल है हमारा, जो ऑफिसर्स में बैठते हैं, जंक फूड खाते हैं, इससे हमारा मोटापा बढ़ता जा रहा है और ये मोटापा शरीर को सारा वजन जो है हमारे घुटनों को लेना है। तो मोटापा एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। फिर ये महिलाओं को ज्यादा होता है क्योंकि वो घर में रहते हैं, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, उनकी बोन जो होती हैं, हड्डियां जो होती है उतनी मजबूत नहीं होती हैं और मांसपेशियां भी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो उनका जो वजन भी होता है धीरे धीरे, जिसको हम बॉडी बीएमआई बोलते हैं, वो ज्यादा होता है कंपेयर टू पुरुषों के मामले में। तो एक वो इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। और एक और इंपॉर्टेंट है कि किसी में बचपन में चोट लग गई है, छोटे में या 30 साल 40 साल की उम्र में कोई चोट लग जाती है, हड्डी टूट जाती है और वो ठीक से नहीं उसका इलाज कराया गया, टेढ़ी हड्डी जुड़ जाती है, तो उसमें भी आर्थराइटिस हो जाती है क्योंकि उसमें आपका अलाइनमेंट जो है बॉडी का, पैर का अलाइनमेंट है वो ठीक नहीं होता है। फिर आपका घुटना जो है एक तरफ से कार्टिलेज घिसने लगता है, तो इसे हम पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस कहते हैं। और जैसे कुछ लिगामेंटस इंजरीज होती है, स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं उनके लिगामेंट टूट जाते हैं, अगर वो लोग समय पे इसका उपचार नहीं कराएं, सर्जरी नहीं कराएं, लिगामेंट का रिकंस्ट्रक्शन नहीं कराते हैं, तो उन लोगों को भी जल्दी 30-40 साल 45 साल में ये आर्थराइटिस हो सकती है। चलिए, आपने ये बताया कि इसके लक्षण समझाए और साथ ही साथ कैसे होता है, क्यों होता है, ये समझाया। अब आते हैं हम इसके इलाज पर। अब आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि आर्थराइटिस का इलाज कैसे संभव है। आर्थराइटिस के लिए सबसे मुख्य कारण जो हमारे पास एक मॉडिफाइबल फैक्टर बोलते हैं, जो अभी हम लोग ने बताया कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं, उसमें मॉडिफाइबल फैक्टर एक ही है इसमें, वो है मोटापा। उसके लिए हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, हमें अपने खान पीन का व्यवहार चेंज करना पड़ेगा, हमें अधिक मात्रा में प्रोटीन, बहुत संतुलित आहार जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी की मात्रा अधिक हो, कार्बोहाइड्रेट और जंक फूड और शुगर बिल्कुल बंद करना होगा। तभी हम इसको अपने मोटापे को या वजन को हम नियंत्रित कर पाएंगे। और दूसरा है, जब फिजिकल एक्टिविटी जो है, वॉक करिए, उससे भी आपका वजन सही रहेगा। और कुछ एक्सरसाइज होती है, जैसे आपको कुछ घुटनों की तकलीफ है तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइज होगी, वो आप फिजियोथेरेपिस्ट से या आप नेट में भी जाके देख सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज है। साइकिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साइकिलिंग जो है, जो नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइज कहा जाता है इसको, आपका वजन नहीं आता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो साइकिलिंग आप घर पे बैठ के, जो लोग ज्यादा बुजुर्ग हैं वो स्टेशनरी साइकिल या जिम वाला साइकिल होता है उसको कर सकते हैं। और थोड़े जो यंग है, जिनको पता है कि मुझे आर्थराइटिस होने की संभावना है, जो लोग रनिंग वनिंग नहीं कर सकते फिजिकल एक्टिविटी के लिए, वो लोग साइकिल बाहर आउटडोर साइकिल भी कर सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय आपने ये बताया कि साइकिलिंग से भी इस बीमारी को दूर किया जा सकता है और इसका बेहतर इलाज साबित हो सकती है साइकिल। और साइकिल तो अमूमन एक ऐसी चीज है जो हर घर में अवेलेबल आसानी से हो भी सकती है, आपको कहीं जाना भी नहीं है और आप इसका इलाज अच्छे से कर भी सकते हैं। चलिए, अब हम आगे आते हैं, क्योंकि इसमें जो एक अहम प्रक्रिया होती है इस बीमारी में, वो होती है घुटनों को जोड़ने की। तो ऐसे में डॉक्टर साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि घुटनों को जोड़ने की प्रक्रिया कैसे की जाती है। घुटनों का, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बताया था मैंने, ये देखिए घुटना जो कार्टिलेज है ये घिस गया है जी। अब ये शुरुआत में ये इस तरह का होगा, बाद में धीरे 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 कार्टिलेज पूरा एक तरफ घिस जाएगा और यहाँ पे हमारी हड्डी एक्सपोज हो जाती है। जब हड्डी जब दिखने लगती है तो हड्डी आपस में रब करती है और इसी वजह से दर्द होता है। तो यही जो कार्टिलेज है, इसी को हम लोग जब घुटना प्रत्यारोपण करते हैं तो उसमें एक मेटल कैप, एक धातु से हम लोग इसको बदल देते हैं। ये ऐसे सी शेप का होता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि हमारा घुटना क्या पूरा काट दिया जाएगा? नहीं, आपके देखिए इतनी सी हड्डी कटी है और ये एक मेटल सी टाइप का कैप ऊपर लगा दिया जाएगा। नीचे वाली हड्डी में एक प्लेट आती है जो हड्डी के अंदर इस तरह चली जाएगी और उसके ऊपर कुशन के लिए एक विशेष तरह का प्लास्टिक होता है जो जल्दी नहीं घिसता है। इसे हम लोग नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। अगर इससे पहले भी अगर किसी को यंग उम्र में, कम उम्र में कुछ तकलीफ है तो उसके लिए हम लोग एक हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी कर सकते हैं। इसका मतलब होता है जैसे कार का अलाइनमेंट खराब है आपका और आपका टायर घिसता जा रहा है
तो उसको अलाइनमेंट हम जैसे 30-40 साल की उम्र में आपको किसी चोट लगी है, किसी लिगामेंट की वजह से पैर टेढ़ा हो गया है, तो उसके लिए हम लोग हड्डी को काट के उसका अलाइनमेंट ठीक कर देते हैं, जिससे हमें बाद में जल्दी जाके नी रिप्लेसमेंट की जरूरत ना पड़े। उसे हम हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी कहते हैं। और कुछ अर्ली एज में अगर आर्थराइटिस है और सिर्फ अंदर की तरफ आर्थराइटिस है, तो हम लोग इस तरह का पार्शियल नी रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। इसमें देखिए आपने इतना सा धातु बदला गया है, इस तरह का पार्ट जहां पे सही है, एक तरफ का जोड़ सही है, उसको कुछ नहीं किया जाता है और बस इतना, इसको पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। जी। तो डॉक्टर संदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो हर अहम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप जिक्र कर रहे थे नी रिप्लेसमेंट का, ऐसे में मैं आपसे समझना चाहूंगी कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है, आपने जैसे देखा कि ये नॉर्मल कार्टिलेज होता है, धीरे धीरे ये कार्टिलेज इसी तरह घिस जाता है, तो इसी कार्टिलेज को हम लोग रिप्लेस करते हैं। नी सर्जरी में अधिकतर लोग पूछते हैं कि हमारा पूरा घुटना बदल दिया जाएगा। इसमें जो देखा आपने, जो कार्टिलेज था सी शेप में, इसको हम लोग एक मेटल से बदल देते हैं, धातु से बदल देते हैं, जो इस तरह लगता है, जो इस तरह इतना सा धातु होता है, जो इसकी कैप की तरह ऊपर वाली जांग वाली हड्डी में चला जाता है। नीचे एक कुशन आता है, हाई स्पेशल तरह का प्लास्टिक होता है, और नीचे वाली हड्डी में ये इस तरह की एक प्लेट चली जाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक्सरे जब करेंगे तो ये इस तरह का धातु जो दिखेगा, ऊपर ये जांग वाली हड्डी का, नीचे वाली हड्डी का धातु दिखेगा और बीच में गैप आ जाता है जी। तो ये गैप जो है जरूरी है, बराबर गैप होना चाहिए। जैसे पहले गठिया है तो दूसरी तरफ एक तरफ घिसा हुआ होता है, तो ये बराबर गैप आ जाता है। इसकी वजह से आदमी आराम से चल सकता है दर्द के बिना। तो नी रिप्लेसमेंट के बारे में आपने, इसकी सर्जरी के बारे में विस्तार से समझाया। अब मैं आती हूँ हिप जॉइंट के प्रोसेस पे। जरा आप ये समझाइए कि हिप जॉइंट के प्रोसेस को कैसे अंजाम दिया जाता है, और साथ ही ये भी बताइए कि ये कितना मददगार साबित होता है। हिप जॉइंट जो हमारा है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। आप इसमें देखेंगे ये जांग की हड्डी है, इसमें एक बॉल है, और ये जो ऊपर पेल्विक की बोन है, वहां पे एक सॉकेट बनता है, तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। इसमें अधिकतर जो प्रॉब्लम होती है बॉल की होती है। हिप जॉइंट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं अधिकतर ये चोट लगने के बाद हो जाती है, जैसे फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर हो गया, या किसी को चोट लगने के बाद में पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस या एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है। इन वजह से ज्यादा होता है। कुछ लोगों को जैसे स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ती है दमा की वजह से, या किसी और इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की वजह से, उन लोगों को इस तरह का एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है। और भी जैसे एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मैंने बताया, जो यंग उम्र में 18-20 साल में भी हमें किसी का हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ जाता है। अधिकतर हिप रिप्लेसमेंट ओल्ड एज में हमें फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर में करना पड़ता है, जबकि इसमें बॉल जो है वो जुड़ नहीं पाता है, इसीलिए हमें उसको हिप को बदलना पड़ता है। हिप जॉइंट के प्रोसेस को आपने समझाया अच्छे से कि कैसे होता है, कितना मददगार साबित होता है। साथ ही अगर मैं बात करूं हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की, तो ये क्या है डॉक्टर साहब, और ये कैसे होता है, इसके बारे में भी जरा संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जैसा मैंने बताया कि आपको कि हिप जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं, तो हम यहाँ का इसका बॉल जो है, उसके ऊपर जो हेड जो कार्टिलेज है वो खराब हो गया, उसको हम निकाल देते हैं। उसके बाद इस तरह की एक रॉड जाती है, ये रॉड हड्डी के अंदर जाती है इस तरह। ये रॉड दो तरह की होती है, एक सीमेंटेड होती है, एक अनसीमेंटेड होती है। सीमेंटेड में आपको एक सीमेंट के साथ हम इसको अंदर डालते हैं। ये जनरली उम्र जिनकी ज्यादा होती है, ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा होता है, उन लोगों में हम सीमेंटेड वाली स्टेम डालते हैं, जो सीमेंट के साथ में इसमें अंदर जाएगी। अनसीमेंटेड में क्या होता है, ये देखिए आप, इसके अंदर बोन ग्रो कर जाती है, पोरस कोटेड मटेरियल होता है, इसके ऊपर बोन ग्रो कर जाती है, फिर ये एक तरह से आपके बॉडी का पार्ट बन गया, आपकी हड्डी का पार्ट बन जाता है, और ये अंदर जब बोन ग्रो कर जाती है तो इसको आप निकालना बहुत मुश्किल होता है। ये हो गया आपका नीचे स्टेम बोलते हैं हम लोग इसको, फीमोरल स्टेम डाल दिया है हमने। इसके ऊपर एक बॉल लगता है छोटा सा, और ये जो सॉकेट मैंने बताया था आपको पेल्विक बोन में, इसको भी हम लोग तैयार करते हैं, और इसके एक मेटल का एक सॉकेट लगाते हैं इस तरह का, और इसके ऊपर ये जाके ये बॉल और ये सॉकेट के अंदर चला जाता है। ये तो सारा ये बदल के 4 पार्ट में इसको हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं जी। तो इसमें भी सॉकेट भी आपका जो है वो सीमेंटेड भी आता है, अनसीमेंटेड भी आता है। अधिकतर हम लोग अनसीमेंटेड यूज करते हैं। सीमेंटेड जिनमें हड्डी में मजबूत नहीं है। दोनों में फर्क क्या होता है, सीमेंटेड और अनसीमेंटेड? आप दो चीज का जिक्र कर रहे हैं, दो प्लेट्स का क्या फर्क होता है? दोनों की लाइफ और दोनों सब बढ़िया होते हैं।
ये पेशेंट की हड्डी की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आपका अगर ऑस्टियोपोरोसिस है, अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो हम लोग सीमेंटेड यूज करेंगे, क्योंकि हमें उसमें पकड़ के लिए कुछ सहायता की जरूरत पड़ती है। अनसीमेंटेड यंग पेशेंट्स में करते हैं जिनमें बोन की क्वालिटी अच्छी होती है, तो वो अपने आप ही बोन उसमें ग्रो कर जाएगी। अब जब पोरोटिक बोन है, उसमें बोन ग्रो नहीं कर पाएगी, तो उसमें हम सीमेंट की सहायता लेते हैं जिससे पेशेंट इमीडिएटली वॉक कर सके। तो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या है, ये आपने समझा डॉक्टर संदीप से। और अब हम बात करेंगे हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी से मरीज की स्थिति में कैसे सुधार लाया जा सकता है, और इसके लाभ के बारे में भी विस्तार से डॉक्टर साहब आप बताइए हमारे व्यूवर्स को। हिप रिप्लेसमेंट जो है बहुत सक्सेसफुल सर्जरी है। WHO के हिसाब से 2010 दशक में जो सर्जरी सबसे सक्सेसफुल सर्जरी है वो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी है, क्योंकि इसमें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के कंपैरिजन में भी बहुत कम किसी को दर्द होता है ऑपरेशन के बाद में। पेशेंट सेम डे चल सकता है। बहुत सारे यंग पेशेंट्स मेरे हैं जो एक स्टिक के साथ 2-3 दिन में आराम से चलने लगे हैं। और हिप रिप्लेसमेंट के बाद बहुत सारे मेरे मरीज हैं जो एयरफोर्स में थे, जो पायलट हैं, तो दे आर फ्लाइंग। तो इतना सक्सेसफुल सर्जरी कि आप हर चीज कर सकते हैं। अरे वाह। आप अब डबल टेनिस खेल सकते हैं, आप लिटिल बिट जॉगिंग कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि कौन सी क्वालिटी का आपका हिप लगा है। तो यंग पेशेंट में आप देखेंगे कि इसमें मैंने बताया आपको कि इसमें बेयरिंग होती है जी। तो यंग पेशेंट में हम लोग जो बेयरिंग यूज करते हैं, ये है सिरेमिक जो पिंक कलर का दिख रहा है, और ये है प्लास्टिक। तो सिरेमिक और पॉली का ये बेयरिंग है। पहले जो ओल्ड पेशेंट में हम लोग यूज करते थे वो मेटल यूज करते थे, वो कम उम्र में इसकी लाइफ ज्यादा होती। इसके ऊपर भी जो बेयरिंग एक आती है वो सिरेमिक ऑन सिरेमिक बोलते हैं, जो बहुत यंग पेशेंट में हम लोग यूज करते हैं, जैसे 30 इयर्स 40 इयर्स में जिनका, तो उसमें इसमें वियर कम होता है और इसकी लाइफ ज्यादा होती है। तो जो लोग ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उनके लिए हम लोग सिरेमिक ऑन सिरेमिक यूज करते हैं। मध्यम वर्ग में जैसे 60-65 साल में, तो उसमें हम पॉली और सिरेमिक यूज करेंगे। और बहुत ही जो लोग घर ही में चलने वाले हैं, जिनका हिप रिप्लेसमेंट फ्रैक्चर नेक के बाद हुआ है, तो उसमें हम मेटल यूज कर लेते हैं प्लास्टिक के ऊपर जी। तो ये 3 तरह के इसमें बेयरिंग्स होते हैं, उसके एज के हिसाब से और बीमारी के हिसाब से हम लोग इसको यूज करते हैं जी। डॉक्टर संदीप, किस तरह के इम्प्लांट को हिप सर्जरी में उपयोग किया जाता है, जरा ये भी समझाइए। देखिए, जो ये अनसीमेंटेड स्टेम्स होते हैं, ये अधिकतर टाइटेनियम के होते हैं जी। और जो सीमेंटेड स्टेम आते हैं वो स्टील के या कोबाल्ट क्रोम के होते हैं। और जो मेटल हेड आता है वो कोबाल्ट क्रोम का होता है। ये जो सॉकेट के लिए मैंने दिखाया आपको, ये भी अधिकतर टाइटेनियम मटेरियल का होता है। इसके ऊपर बहुत बड़ी पोरस कोटिंग होती है जिसके अंदर बोन ग्रो कर जाती है। ये जो मैंने दिखाया आपको, इसके ऊपर भी इतने पार्ट में पोरस कोटिंग होती है, इसके ऊपर भी बोन ग्रो कर जाती है। तो अधिकतर ये टाइटेनियम या कोबाल्ट क्रोम मटेरियल के होते हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक जॉइंट रिप्लेसमेंट की, तो आपसे मैं समझना चाहूंगी कि एक जॉइंट रिप्लेसमेंट में कितना वक्त लग सकता है? देखिए, सर्जरी करने में ये तो पेशेंट की कंडीशन कैसी है, या तो बहुत खराब स्थिति में लेके आते हैं तो उस सर्जरी में हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है जी। अमूमन तौर पर नॉर्मल कंडीशन लेंगे तो हम 1 घंटे के अंदर हिप या नी सर्जरी, दोनों सर्जरी आराम से हो जाती हैं। और अक्सर देखा जाता है कि अक्सर मरीज के देखे जाते हैं कि दोनों टांगों में, दोनों घुटनों में एक साथ दर्द की शिकायत महसूस होने लग जाती है। तो क्या ऐसे में मरीज के दोनों घुटने एक ही वक्त में, अगर उसे ये बीमारी है, तो बदले जा सकते हैं? जी हाँ, इसके लेकिन हमारे कुछ कंडीशंस होती है। हम लोग एक प्री रिक्विजिट प्रोटोकॉल बनाते हैं जिसमें हम लोग उसका खून देखते हैं कि हीमोग्लोबिन कितना है। अगर वो 12 से ज्यादा है, उसका क्रिएटिनिन ठीक होना चाहिए। अगर वो डायबिटिक है तो उसका HbA1c 7.5 के नीचे होना चाहिए। उसे कोई दमा की तकलीफ ना हो, कोई हार्ट की तकलीफ ना हो। ये सब क्राइटेरिया फिट होते हैं तो हम दोनों घुटनों का रिप्लेसमेंट भी करते हैं। बट ये सिलेक्टेड केसेस में स्पेशल प्रोटोकॉल बना के हम लोग उसको सिलेक्ट करते हैं। और अगर घुटने के ऑपरेशन के बाद मैं बात करूं कि मरीज की, तो मरीज को पूरी तरह से ठीक होने में कितना वक्त लग सकता है? देखिए, ऑपरेशन के सेम डे जैसे एनेस्थीसिया खत्म होता है, हम उसको वॉकर के सहायता से चला देते हैं। तो आप मान के चलिए कि जैसे एनेस्थीसिया हम लोग पीठ में सुई देके एनेस्थीसिया कहते हैं, जैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं, तो 2-3 घंटे के बाद उसका इफेक्ट खत्म होता है। तो 4 घंटे तक पेशेंट को जब ठीक लगने लगता है तो हम उसे वॉक कराते हैं वॉकर के साथ में। दूसरे दिन हम उसको कमोड की ट्रेनिंग कराते हैं, स्टेयर्स चढ़ाना है वो सब शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मरीज व्यायाम करने लगता है तो एक छड़ी पे आ जाता है 2 या 3 हफ्ते में। धीरे धीरे उसको 2-3 हफ्ते के लिए हम लोग दर्द की दवाई देते हैं लगातार, और उसके बाद धीरे धीरे दर्द हल्का हल्का कम होता रहता है। ये सर्जरी वाला दर्द होता है क्योंकि बहुत ही सुपरफिशियल जॉइंट होता है नी, उसके ऊपर दर्द इसलिए थोड़ा ज्यादा होता है कंपेयर टू हिप रिप्लेसमेंट। और
तो क्या जी 3-4 हफ्ते के बाद में आप ड्राइव कर सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, नॉर्मल अपना घर में जैसे किसी को चाय बनाना है, कुछ हल्का-फुल्का खाना बनाना है, वो भी बनाया जा सकता है। लेकिन बहुत लंबे समय के लिए 3 महीने तक हम लोग अवॉइड करते हैं कि आप बहुत देर ज़्यादा खड़े रहें, क्योंकि आपके पाँव में क्लॉट बनने का चांसेस होता है, जिसे हम लोग डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। उसके प्रिकॉशन के लिए भी आपको सॉक्स पहनना है, ज़्यादा देर पैर लटका के नहीं बैठना है, व्यायाम करना है, ये सब चीज़ें की हिदायत देते हैं। तो आप मान के चलिए कि पूरा नॉर्मल आप समझ लीजिए कि आप 3 महीने का टाइम रहता है, जिसमें आदमी बिल्कुल नॉर्मल लगने लगता है। और 3 महीने के बाद क्या सर्जरी के बाद मरीज सामान्य जीवन जी सकते हैं या फिर डेली रूटीन जैसी सामान्य गतिविधियां जो है वो खुद से कर सकते हैं? जी हाँ, सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ हम लोग उनको ये कहते हैं कि आप नीचे जमीन पे मत बैठिए, क्योंकि जमीन पे बैठने से जो प्लास्टिक है, बैठने को कुछ पेशेंट अपने बैठ जाते हैं। जब ये देखिए, ऐसे जब पेशेंट बैठते हैं तो ये जो प्लास्टिक होता है ये थोड़ा सा वियर ऑफ हो जाता है, तो जल्दी जो प्लास्टिक है वो घिस जाएगा। इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं कि बैठिए नहीं। बाकी सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, आप घूमना फिरना जहां जाना है जाइए, लेकिन आप दौड़ना या फिर आप कोई स्पोर्ट्स करना चाहते हैं वो चीजें नहीं कर सकते हैं। और अगर अर्थराइटिस से बचाव को लेकर आप हमारे दर्शकों को कोई सुझाव देना चाहें तो क्या क्या कहना चाहेंगे? बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बहुत पौष्टिक आहार लें। प्रोटीन की मात्रा हमारे इंडियन लोगों में बहुत कम होती है, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइट होती है, फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, तो प्रोटीन बहुत खाएं। विटामिन डी, कैल्शियम की मात्रा अच्छे से रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर व्यायाम करें, और फिजिकल एक्टिविटी करके अपना जो मोटापा है, वजन है, उसको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। अगर वो कंट्रोल में है तो अगर आपके घर में किसी को आर्थराइटिस की तकलीफ भी है तो आपको इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी और कुछ समय और आप आराम से निकाल सकते हैं। तो डॉक्टर संदीप गुप्ता जी, अर्थराइटिस से जुड़ी सही जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो हर बीमारी के इलाज की शुरुआत सही जानकारी से होती है। हमें उम्मीद है कि हमारे इस खास शो के जरिए अर्थराइटिस से जुड़े हर सवाल के जवाब आपको मिले होंगे। तो आज के इस खास शो में बस इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ।